नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज एक बड़ा दिन है। दिन इसलिए बड़ा है कि ऐसा लग रहा है, संकेत जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा जो किया है कि एक ऐतिहासिक पल आने वाला है और गाजा का जो समस्या का जो समाधान है एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज रात नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के बाद जो प्रपोजल है वही बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह की जो बातें आ रही हैं, बाहर में आई हैं, उस प्रस्ताव में यही दिख रहा है कि जो भी जितने बंधक हमास के पास हैं उन्हें बिना शर्त सबको उनकी रिहाई होनी चाहिए। और इसके अलावा जो गाज़ा में जिस तरह के वहाँ हालात हुए हैं इजराइल के हमले के बाद, वहाँ जो मानवीय सहायता की ज़रूरत है वहाँ पहुँचाई जाएगी और एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जहाँ पर जो सभी पार्टियों को मान्य होगा। उसमें फ़िलिस्तीन की भी इंटरेस्ट को देखा जाएगा। इजराइल जो अपनी बातों को जिस तरह से रख रहा है, अपनी सुरक्षा की जो बातें कर रहा है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। मोटे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का तो दावा यही है कि ऐसा लग रहा है पहली बार जो सारे पक्ष हैं इस मामले से जुड़े हुए हैं वो सब राजी हैं। और अब गाज़ा का लगता है कि फाइनल प्लान, संजय जी, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के संकेत हैं और जिस तरह की बड़ी मीटिंग है, नेतन्याहू ने भी संकेत में बात जिस तरह से की है, ऐसा लग रहा है कि देखिए बात तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो कुछ भी करना होगा पहले से जब बात हुई होगी तभी ये बात इतनी आगे बढ़ेगी। और वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो खैर कहते कुछ और है करते कुछ और है, लेकिन वो कोई 21 सूत्रीय प्लान है, 21 पॉइंट पे वो जो बातें हैं प्रपोजल आने वाली है उस पर वो बिल्कुल वो साफ हो जाएगा कि क्या होने वाला है गाज़ा में। देखिए, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं जो लगातार मीडिया में आ रहा है। उसमें एक तो यह है कि इजराइल को जितना करना था इजराइल ने वहाँ तक कर पा दिया, लिया, अपना लक्ष्य है पा ना? लिया उन्होंने। हाँ, उसको गाज़ा शहर को एकदम ध्वस्त कर देना था, वहाँ से लोगों को निकाल देना चाहिए था। आज की तारीख में गाज़ा शहर वीरान हो चुका है और वहाँ पे केवल मलबा बचा है, रहने को एक आदमी वहाँ पर नहीं है। तो वो उनका सबसे मुख्य प्लान था जो ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी वहाँ पे हमास हैं नहीं हैं, बचे हुए हैं, छिपे हुए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, एक खबर बीच में अखबारों में आती है कि ट्रंप चाहते हैं कि टोनी ब्लेयर जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, हाँ, इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो नई चीजें होंगी फिलिस्तीन को जो फिर एक से ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ पे देखेंगे। एक ऑब्जर्वर जो रिस्ट्रक्चर होगा उस पर सबसे ज्यादा सुप्रीम नजर जो होगी, वहां जाके जो इसकी सारी देखरेख करेंगे वो टोनी ब्लेयर है। ये एक चीजें हुई। फिर इसके बाद ट्रंप का एक और वो आया इसके साथ ही, इससे मतलब जुड़ा हुआ चीजें कि ऐसा लगता है कि गाजा पट्टी के जो बाकी इलाके बचे हुए हैं, गाजा शहर को माइनस अगर आप कर दीजिए, वो और फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक का इलाका, उनको दोनों को मिला करके एक फिलिस्तीन देश बना दिया जाए, देश बना दिया। मैं संजय जी को बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो ये बात है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्चुअली इजराइल का ये मानना था कि जो गाजा सिटी है वो हमास का बिल्कुल अड्डा था। वहाँ पर उसके अंदर में काफ़ी टनल्स बना रखे थे और जो हमले होते थे इजराइल के ऊपर, और जो 23 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था हमास ने जो किया था इजराइल के ऊपर, उसकी सारी प्लानिंग सब वहीं से हुई थी और वहीं से एक्सिक्यूट किया गया था। तो इजराइल का एक कंसर्न ये था कि जो एरिया हमास के कब्जे में है, जो हमास का गढ़ था, उसको ख़त्म करना टारगेट था इजराइल का और वो उसने टारगेट को हासिल कर लिया है। तो इजराइल को अब लगता है कि जो सुरक्षा के लिहाज से जो एरिया था जहाँ पे ख़त्म करना था उसको ख़त्म कर लिया है। तो अब इजराइल भी इस चीज़ के लिए राजी हो गया कि सीज़ फायर होनी चाहिए, नंबर 1 शर्त। दूसरी शर्त जो इजराइल लगातार ये कह रहा है कि जब तक बंधक की सारे बंधकों की रिहाई नहीं करेंगे किसी तरह की बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो शायद हमास ने कुछ दिन पहले प्रपोजल दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी थी, उसमें कहा था कि आधे बंधकों की रिहाई कर दी जाएगी अगर 3 महीने का सीज फायर किया जाएगा तो। लेकिन इजराइल इस बात पे अड़ा है कि पूरे के सारे जो हैं बंधकों को तत्काल रिहा किया जाए। और जिस पे इजराइल अभी जो बाहर के देशों को मदद नहीं करने दे रहा था, वहाँ पर जो गाज़ा के इलाके में जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो हेल्प करने की बात थी, इजराइल किसी को वहाँ नहीं आने दे रहा था, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन को भी वो अलाउ नहीं कर रहा था। तो उस पर भी इजराइल राजी हो जाएगा। तो जो वहाँ पर महिलाएँ, बच्चे जो इजराइल के हमले के बाद जिनको अफेक्ट हुआ है, जो गाज़ा शहर के अलावे भी जहाँ पर हैं जितने भी फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनको मदद मिलेगी। और जो संजय जी ने बताया कि जो बचा हुआ इलाका है उसको मिलाकर के फ़िलिस्तीन राष्ट्र का एक अलग वो मिल जाएगा और इस पे शायद इजराइल भी राजी हो जाएगा। मोटे तौर पे बात इसमें देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि हमास के साथ आप समझौता करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हमास के साथ नहीं करना चाहते। हमास को तो मानता ही नहीं इजराइल। उसका तो ये कहना था कि हमास को पूरी तरह खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमास के पास इजराइल के कम से कम 50 बंधक हैं, जिनमें से 50 में मान लेते हैं कि कुछ की अगर डेथ हो गई होगी, 30 पैसे बंधक तो हैं ही है। और ये बंधक उसको कैसे मिलेंगे, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। इजराइल के लोगों का प्रेशर है, वहाँ पे लगातार गुस्सा और असंतोष है कि हमारे लोगों को कब तक बंधक रहने दोगे, उनको वापस लाओ, उनको छुड़ाओ। तो एक तो ये मामला भी फंसा हुआ है कि हमास से अब बातचीत किस तरह से होगी जो बंधकों को छुड़ाया जाए। तो
हमास को आप क्या प्रलोभन दे देंगे, ऐसा क्या नहीं, कर लेकिन देंगे? लेकिन हमास क्योंकि आपने दुनिया भर में ढूंढ लिया है, अमेरिका के टोही सैटेलाइट्स लगे हैं, उसकी पूरी CIA लगी हुई है, इजराइल की पूरी मोसाद लगी है, तमाम चीज़ें लगी, लेकिन किसी को नहीं मालूम वो आकाश में है, पाताल में है, जमीन पर है, कहाँ है वो बंधक। वो तो सवाल है ही। हम सारी लड़ाई इसी को लेकर के था। लेकिन हमास भी है, देखिए हमास के पास भी अब ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं कि जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं, और उसके चक्कर में हो क्या रहा है कि हमास पर फिलिस्तीनियों का दबाव भी है, क्योंकि उन बंधकों के चक्कर में बहुत सारे मासूम निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं इजराइल के हमले में, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि जब तक वो बंधकों को छुड़ा नहीं लेगा वो रुकेगा नहीं। तो अब हमास के ऊपर फिलिस्तीन के बाकी लोगों का काफ़ी दबाव है। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले अभी तक वेस्ट फिलिस्तीन का जो इलाका था, वहाँ के जो वेस्ट बैंक, वहाँ के नेता ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले से उन्होंने बोलना शुरू किया है। और उन्होंने ये बात कही, अब्बास जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ के फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, वो उन्होंने भी कहा कि अब हमास नहीं रहेगा। यानी संकेत ये दिया जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ से कि हमास के पक्षधर वो भी नहीं है, वो भी नहीं चाहता कि हमास रहे, ताकि इजराइल और उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पर दोनों के बीच में वो हो जाए। अदरवाइज होता क्या कि इसका नुकसान ही होता कि 30 बंधकों के चक्कर में या 40 बंधकों के चक्कर में फिलिस्तीन के हजारों, अब तक 66,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो ये कितने और हज़ार होते या कितने लाख होते इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि इजराइल को जब तक आप उनके बंधकों को छोड़ोगे नहीं या उनके पास बंधक मिलेंगे नहीं, तब तक इजराइल रुकने वाला भी नहीं। ये बात तो है, लेकिन अभी देखिए इजराइल के पास हमास के भी बंधक हैं। हाँ। जो उसने बंधक बनाए थे, मतलब कि उस गाजा शहर के लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि आपने गाजा शहर को ख़त्म कर दिया, वो जगह ख़त्म कर दी जो हमास का कंट्रोलिंग एरिया था, हमास जहाँ से ताकत पाता था। अब हमास को आप कौन सी ऐसी चीज़ दोगे, क्या ऐसा दोगे जो उसको इस समझौते में शामिल करोगे, इस समझौते में उसको आप शामिल करोगे भी कि नहीं करोगे, और बंधक कैसे छूटेंगे, सवाल अभी भी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे बंधक कैसे छूटेंगे, ये कैसे पता लगेगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात, अगर आपको याद हो कि हमास तो है नहीं कि कोई ऐसा आइलैंड पे है, हमास पे कोई ना कोई अंदर से तो मदद कर ही रहा है। जिस तरह से आपको याद होगा, अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने कुछ दिन पहले इशारों में कहा था, कतर को कहा था कि हमला होने के बाद जो कतर पे इजराइल ने हमला किया था, कि कहा था कि आप हमास को, कतर को चाहिए कि आगे आकर के हमास को मनाए और बताए कि जो बंधकों को छोड़ दे। तो कोई ना कोई तीसरी पार्टी ऐसी है, उसमें हो सकता है टर्की हो, उसमें हो सकता है कतर हो सकता है कोई और देश हो, जहां पर जिसके संपर्क में हमास रहा हो। क्योंकि सिर्फ हमास का सवाल नहीं है, हमास का जो होना देखिए, अब इजराइल ने अपने सर पे बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो कफन बांध लिया है कि अब जा सकता क्या होगा, उनको बंधक नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके चक्कर में और भी कितने हज़ार फिलिस्तीनी मारे जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमास को भी कि उनके बंधकों को छोड़ दो। और जब हमास खुद ही चिट्ठी लिखता है डोनाल्ड ट्रंप को कि आधे बंधकों को छोड़ देगा अगर 3 महीने का सीज फायर होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमास को भी पता है कि वो चीज़ें बर्बादी की तरफ ही बढ़ रहा है। तो इससे अच्छा है कि बाकी फिलिस्तीनियों को बचा ले। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन वही बात है कि हमास जिस नेचर का संगठन है, आप देखिए कि गाजा शहर में 60,000 65,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इससे ज़्यादा लोग अब मरेंगे तो वो केवल एक गिनती ही बढ़ेगी, क्योंकि देखिए इतने लोगों के मारे जाने के बाद भी जो चीज़ें अटक रही हैं कि हमास टस से मस नहीं हो रहा है, हमास बंधकों को नहीं छोड़ रहा है, कतर में बैठे हुए हैं, उनका कोई हमास के लोगों का कुछ बाल बाका भी नहीं हो पा रहा है कोशिश होने के बावजूद। तो हमास के लिए प्रपोजल नेतन्याहू क्या ऐसा लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि वो तो देखिए लाना पड़ेगा उनको। आप केवल ये धमकी देंगे कि हम लोगों को मार देंगे, आपको ये कर देंगे, ये कहीं ना कहीं उनको कुछ स्टेक आपको देना पड़ेगा। और यही है जो ये समझौता इन दोनों के बीच में, इजरायली राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें ये देखने वाली बात होगी कि हमास के लिए वहाँ पर क्या स्टेक है, क्या चीज़ है, क्या ऐसी बात है जिसके जरिए हमास के साथ आप बंधकों को रिहा कराना सुनिश्चित कर देंगे। यही सारी लड़ाई इस बात को लेकर थी कि इजराइल का कहना था कि वो किसी भी कीमत पर हमास को नहीं छोड़ेगा, दोबारा खड़ा नहीं होने देगा। इजराइल की जिद यही थी, और हमास जो है बंधुकों का सहारा लेकर के वो कर रहा था। तो बीच में यही हुआ कि इसका नुकसान हुआ, फिलिस्तीनियों का नुकसान, फिलिस्तीनी काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब बात इतनी आगे बढ़ गई है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई इस पर काफ़ी हद तक हमारे बातें दोनों पार्टी मान गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो बीच में ये बात तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। मुझको लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली राष्ट्रपति बातचीत के लिए बैठे हैं। क्या पैकेज सामने आता है, और जो भी पैकेज सामने आएगा उससे दुनिया एक शांति की तरफ भी बढ़ेगी
और एक स्थिरता भी आएगी। ये स्थिरता आएगी और काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि इजराइल पे भी काफ़ी दबाव था इस बात को लेकर के। इजराइल भी लगातार पिछले 2-3 साल से युद्ध वाली स्थिति है कि उसको भी चारों तरफ हमले करने पड़ रहे थे। और इसके बाद इजराइल को पहली बार उसने फिलिस्तीन के अंदर, मतलब वहाँ जो था गाज़ा में, उसके थैल सैनिक घुसे, वहाँ पे आर्मी भी गई, वहाँ पर गई है। लेकिन अब हर कोई चाहता है कि शांति का एक रास्ता कोई निकले। इजराइल भी चाहता है, बस इजराइल की शर्त है कि सारे बंधक उसके रिहा हो जाएं, क्योंकि इजराइल को अब लगता है शायद कि उसने हमास के जो अड्डे हैं उनको ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की जो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप और आज रात मिलेंगे नेतन्याहू के साथ में, उससे एक ऐसा फार्मूला निकलेगा जिससे गाजा में, पूरे फिलिस्तीन के इलाके में शांति आएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह के पूरी दुनिया में एक इस बात को लेकर एक मत है, ज़्यादातर लोग इस बात को चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन को अलग देश का जो उसको दर्जा है उसको मान्यता मिल जाए, ताकि उस इलाके में परमानेंट शांति बने। और शायद ये इजराइल के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इजराइल भी कब तक युद्ध करता रहेगा, वो तमाम चीज़ें, अगर ऐसा होता है तो ये एक पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज आएगा। और शायद हो सकता है कि इसी के बहाने रशिया यूक्रेन वॉर में भी कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेज आए, वहाँ भी कुछ शांति मिले। तो ये देखिए, इस पर नज़र बनाए रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत क्या होती है, क्या रास्ता निकल के आता है, क्या प्रस्ताव आता है, और क्या इस प्रस्ताव पर फिलिस्तीन के लोग भी एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब जरूर से करें, जल्दी से कर लें। और बाकी खबरों के साथ आपके पास हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।